और आइए अब शुरू करते हैं आज पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा, बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खबरें जो खास तौर से आज फोकस में रहेंगी। उत्तरकाशी की टनल में फाइनल ऑपरेशन कुछ ही देर में मिट जाएगी सारी टेंशन। वोट के लिए नोट का खेल भी आपको दिखाएंगे। 5 करोड़ का मिला पहाड़, किसने किया लोकतंत्र से खिलवाड़, आपके सामने होगा। और जंग के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे। इजराइल का प्रचंड प्रहार, हमास के आतंकी कैसे गए हार। चीन में किस बीमारी से मचा कोहराम, बीजिंग हुआ बीमार, हम कितने हैं तैयार। किस तरह की है बीमारी जिसको कहा जा रहा है कि ये कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है। इस बीमारी से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन पहले ये अहम खबर, तेलंगाना चुनाव से पहले हैदराबाद की गाचीबाउली पुलिस ने 5 करोड़ का कैश जब्त किया है। ये कैश एक कार से बरामद हुआ। कल पुलिस ने बॉटनिकल गार्डन के पास चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। कार में पुलिस को पैसों से भरा बैग मिला। कार सवार 3 लोग पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि इन पैसों को कहां से लेकर आया और कहां ले जाया जा रहा था। माना जा रहा है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता था। पुलिस ने कैश को आयकर विभाग को सौंप दिया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज में है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप लगातार इसका अपडेट देख रहे हैं। ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक रात 10 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो सकता है और इसके 1 घंटे बाद यानी रात 11 बजे तक सभी 41 कर्मवीर खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अगले 4 घंटे रेस्क्यू के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले। प्रदूषण से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन राहत कब मिलेगी, ये सवाल सबके मन में है। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये कब होने वाला है, अगर होने वाला है तो। लेकिन पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल एक निगाह आप जरूर इस पर डाल लीजिए। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां हालात चिंताजनक नहीं है। अलीपुर AQI 423, पंजाबी बाग 425, नेहरू नगर 428, सोनिया विहार 420, जहांगीरपुरी में 434, रोहिणी में 420, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 431 और बवाना में AQI 444 रिकॉर्ड किया गया है। यह भी आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि 0 to 100, मैक्सिमम 100, 0 to 100 ये वो रेंज है जिसमें आप जब सांस लेते हैं तो ये कहा जाता है कि ये सांस जा रही है, प्राणवायु जा रही है, जहर नहीं जा रहा। उसके ऊपर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जहर होने लगती है सांस। ये नंबर जो मैंने आपको बताया ये बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा में कितना ज्यादा जहर है। लेकिन अब बात राहत की अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर को प्रदूषण से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। कल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन हवा चलेगी और इससे कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। 26 नवंबर को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा, हल्की हवा चलेगी और सुबह से धुंध रहेगी। लेकिन 27 नवंबर को दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है, यानी प्रदूषण से मुक्ति का दिन आप मान सकते हैं 2 दिन बाद। साफ है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली वाले कुछ दिनों के लिए साफ हवा में सांस लेने की मोहलत उनको बारिश के सदके मिलेगी। अगली हवा, बिहार के आरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। देखिए, आग के विकराल रूप को जिसने भी देखा वो सहम गया। यहाँ आप देख पाएंगे ऊपरी मंजिल से आग की लपटें कैसे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में दुकान जलकर खाक हो गई। आग पहली मंजिल में उस वक्त लगी जब दुकान में खरीदारों की भीड़ थी, जिसके बाद पूरे बाजार में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि दूसरी मंजिल की छत की सीलिंग आधे घंटे में टूटकर गिर गई। हादसे में 2 लोग झुलस भी गए। आसपास के दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। 40 मिनट बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। देश में ISIS की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ISIS के गिरफ्तार आतंकवादी ने कबूल किया है कि उसका गैंग गुजरात और देश के दूसरे राज्यों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला था। आतंकियों का इरादा सबसे पहले गुजरात में दहशत फैलाना था। पूछताछ में गिरफ्तार आतंकी ने खुलासा किया है कि ISIS गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में बड़े धमाके करने का प्लान बना रहा था। मुंबई का नरीमन हाउस, गेटवे ऑफ इंडिया भी आतंकियों के रेडार पर था। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े अतीक के गुर्गे नफीस बिरयानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नफीस के बिरयानी कारोबार में अतीक और अशरफ की ब्लैक मनी लगी हुई थी। नफीस इसी वजह से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर महीने 20 से 30 लाख रुपए पहुंचाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नफीस और उसकी फर्म के बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है। नफीस कई बार अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे एहजम और अबान को अपने खर्च पर साबरमती जेल लेकर गया था। राजस्थान के भरतपुर में अनहद कैलाश धाम के महंत पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। महंत पर हमला उस वक्त हुआ जब वो कैलाश धाम से बयाना लौट रहे थे। हमले के वक्त मौके से गुजर रहे ट्रैक्टर की रोशनी देखकर हमलावर फरार हो गए।
हमले में महंत विशाल रुद्रनाथ महाराज बाल बाल बचे। बिहार के वैशाली जिले में बदमाशों ने एक आईएएस अधिकारी और परिजनों को लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने आईएएस अधिकारी और उसके परिवार वालों की पिटाई भी कर दी। इस घटना की खबर जब स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आईएएस अधिकारी गृह मंत्रालय में तैनात है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। धर्मसाल के बाजीमल इलाके में कायर आतंकवादियों ने सुरंग में छिपकर सेना के जवानों पर हमला किया था। 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में सेना ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब तेलंगाना की जंग तेज हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में हैदराबाद में रोड शो किया। इससे पहले निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने बस डिपो के लिए दी गई जमीन पर कब्जा करके उसे शॉपिंग मॉल में बदल दिया। अमित शाह ने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज तेलंगाना में थी। उन्होंने पालकुर्ती में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की वजह से ये हालात हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मॉडल का हवाला देते हुए तेलंगाना में भी रोजगार के अवसर खोलने का जनता को भरोसा दिया। और प्रियंका ने कांग्रेस की 6 गारंटीज का एक बार फिर से जिक्र किया। पाकिस्तान में किस तरह कट्टरपंथियों के टारगेट पर मंदिर बने हुए हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राजस्थान में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 7 बजे से राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश की 200 में से कुल 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु के चलते चुनाव टाल दिए गए हैं। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही राजस्थान के नतीजे भी आएंगे। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पनौती शब्द को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा, 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई थी। हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। कल राहुल गांधी को इसी विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। राहुल को 25 नवंबर तक चुनाव आयोग को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से ही मेडिकल ग्राउंड पर उनकी अंतरिम जमानत को कई बार बढ़ाया गया है। सत्येंद्र जैन की जमानत तो बढ़ गई है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी ने पुलिस लाइन में अपने हाथों से बच्चों को हॉट कुक्ड मील परोसा। पुलिस लाइन से सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। एनसीईआरटी में रामायण और महाभारत का चैप्टर शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुरान शरीफ को भी एनसीईआरटी में शामिल करने की मांग की है। एनसीईआरटी के उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों और कक्षा की दीवारों पर लिखी गई संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए। ईरान के विद्रोही गुट हूती ने कोरोना जैसी महामारी की आहट पैदा कर दी है। ये वायरस बच्चों में सबसे ज्यादा फैल रहा है। बीजिंग में सिर्फ एक दिन में 7000 नए केसेस दर्ज किए गए। एक दिन में 7000 नए केस। ये वायरस बच्चों के फेफड़ों पर सीधे अटैक कर रहा है। बीजिंग और लियाओइंग के अस्पताल बच्चों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स कोरोना जैसी महामारी की आशंका जता रहे हैं। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है। WHO ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चीन की रहस्यमय बीमारी पर भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी निगाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में खतरे की संभावना बेहद कम है और किसी इमरजेंसी निपटने के लिए हम तैयार हैं। हमारा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कहीं बेहतर है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, कोरोना जो कि एक श्वास की बीमारी है, ये भी एक श्वास की बीमारी है और वहीं से शुरू हो रही है जहां से कोरोना शुरू हुआ था। इसलिए सतर्कता और इस पर निगाह बनाए रखने की बेहद जरूरत है और ये देखने की खासतौर से WHO जैसे और यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बेहद आवश्यकता है कि ये बीमारी किसकी वजह से है, क्यों है और कैसे बिहेव कर रही है, कितनी कंटेजियस है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों का हाल क्या रहा? कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 48 अंक गिरकर 65,970 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 7 पॉइंट नीचे 19,795 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 61,390 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 73,046 रुपए पर कारोबार किया। टेस्ला
सिलक्यारा टनल में फंसी हुई 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम जारी। महज 13-14 मीटर की दूरी है और तय करना इसको बहुत देर का काम नहीं है वैसे, लेकिन यहां जिस तरह की बाधा है वो बाधा पहले कभी इस तरीके के मामले में देखी नहीं गई। आज संभावना ये लग रही है कि वैकल्पिक सुरंग का काम पूरा हो जाएगा और सभी फंसे हुए कर्मचारी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऑगर मशीन में फिर गड़बड़ी आ गई। हालांकि अब मशीन ठीक है और एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि ऑपरेशन जितना जटिल है उतना ही रेस्क्यू टीम के हर एक मेंबर और फंसे हुए कर्मवीरों के हौसले मजबूत हैं। यही मजबूती देश की उम्मीदों को और दृढ़ करती है कि कदम कदम पर परीक्षाएं चाहे जितनी कठिन हो, पर परिणाम सुखद हो। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 12 दिन गुजर चुके हैं। 41 जिंदगियों को बचाने का संकल्प एक बड़े मिशन में बदल चुका है। देश भर में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे कर्मवीरों के सकुशल बाहर निकलने को लेकर दुआओं का दौर जारी है। तो वहीं चुनौतियां भी कम नहीं। जब ये लगने लगता है कि मैच कुछ घंटों में सुरंग में फंसे कर्मवीर बाहर निकाल लिए जाएंगे, कुछ ऐसा होता है कि धड़कनें बढ़ जाती हैं। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 20 नवंबर को दुनिया के जाने माने टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक नई तेजी के साथ शुरू हुआ। 21 नवंबर को एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये मिला कि एक पाइप के जरिए सुरंग में फंसे 41 कर्मवीरों तक पहली बार पूरी डाइट पहुंची खिचड़ी के तौर पर। देश ने सुरंग में फंसे इन योद्धाओं की जीवटता भी इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए देखी। उम्मीद ये बंधी कि बहुत जल्द ऑपरेशन जिंदगी अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन 22 नवंबर को पहली बाधा आई जब वैकल्पिक सुरंग बना रही ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। 23 नवंबर को फिर से मिशन आगे बढ़ा तो दूसरी बाधा सामने आ खड़ी हुई। वैकल्पिक सुरंग के रास्ते में हैवी सरिया आ गए, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। दरअसल ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की गई थी, जहां से वो आगे जो है वो सुराख करके ड्रिल करके उसके बाद जहां से लोहे के पाइपों को इंसर्ट किया जा रहा था, दरअसल वो प्लेटफॉर्म टूट गया। चूंकि काफी ज्यादा मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार है और आपको बार बार बीच में जेसीबी मशीनें आती जाती दिखाई देंगी। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में जरा हरिंदर दिखाइए, ये पीली सी अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये अब से 1-1.5 घंटे पहले इस गाड़ी को मंगाया गया था जिससे वो कंक्रीट बनाए और उस मटेरियल को रेडी करे जिससे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो सके। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में। इसमें जानकारी ये भी है कि संभवतः जब तक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा हो तो क्या एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मैनुअल ड्रिलिंग की जा सकती है, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, तेज गति से काम तभी होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, और ऑगर मशीन तभी अपना काम करना शुरू करेगी जब जिस प्लेटफॉर्म पर, यानी जिस चबूतरे पर आप कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं अगर कहूं तो जिस चबूतरे पर वो इंस्टॉल की गई थी उस चबूतरे को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके, उसके बाद उस पर हम इंस्टॉल करें, तब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तैयार की जा रही वैकल्पिक सुरंग के पूरा होने में दूरी अब ज्यादा नहीं है। सिर्फ 10 से 12 मीटर की दूरी ही बची है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई न कोई अड़चन सामने आ जा रही है। You would have probably yesterday felt the excitement in the air. We thought that maybe we would see these 41 people yesterday, and then we thought we'd see them this morning, and then we thought we'd see them at lunchtime, and then we thought we'd see them in the afternoon. And what's happened is the auger machine, which is very, very powerful, building this tunnel through the avalanche material, it's finding it really hard.
and it's teasing us because we're only just meters away from having a passage for our children to come back. But the machine is run out of, it's like a little bit broken. And also, we've hit things that we were hoping we wouldn't hit. And the things that we hit, they're like machines. दरअसल सुरंग बनाने वाली ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म काफी वजनी है। ये करीब 25 टन का प्लेटफॉर्म है। हो ये रहा है कि ड्रिलिंग के दौरान सुरंग में मौजूद सरिया की वजह से प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से अचानक काम रुक जाता है। शुक्रवार दोपहर में भी यही हुआ। ड्रिलिंग का काम चल रहा था कि अचानक बीच में सरिया आ गई, जिसकी वजह से सुरंग में बिछाई जा रही पाइप को नुकसान पहुंचा। ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये 900 mm का डायमीटर का ये पाइप है, मान लीजिए इसे। अब ये सोचिए कि इस पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है और ये मान लीजिए कि जो सामने आपको ये चट्टान दिख रही है, मान लीजिए कि ये मलबा है और इस मलबे में आगे से ऑगर मशीन पुश कर रही है और यहां से ये मान लीजिए कि ऐसे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते 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 आप देखिए कई सारे यहाँ लोहे के पाइप पड़े हुए हैं। ऐसे ये पाइप आता है और यहाँ पर टक्कर होती है। पीछे से ऑगर मशीन इसको कई 100 टन वजन हॉर्स पावर से इसको पुश कर रही है। पुश करने के बाद कितना विषय 230 हॉर्स पावर की उससे आ रहा था। 230 टन का वजन था उस मशीन पर, जबकि वो 600 टन तक का वजन उठा सकती है। देखिए, और ये सीधा आके यहाँ पे टकराता है और यहाँ टकरा के ये जब घूमता है, जब ये ऐसे घूमता है तो ये यहाँ से इस तरह से मुड़ जाता है। ऐसी चुनौतियां ही रेस्क्यू ऑपरेशन को और लंबा कर रही हैं, क्योंकि अगर वैकल्पिक सुरंग में बिछाई जा रही पाइप का कोई सिरा टूटता या मुड़ता है तो फिर उसे काट कर निकाला जाता है। मुड़े पाइप को काटने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। पाइप की वेल्डिंग में 2 घंटे और लगे। कल 45 मीटर पर काम रुका था। आज 1 मीटर और ड्रिलिंग हुई। 46.2 मीटर से आगे ये ड्रिलिंग शुरू हुई थी। 13.8 मीटर ड्रिलिंग अभी बाकी है। इस बीच ऑगर मशीन को ठीक किया गया। नैरोइंग हो गया था, तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे ओवर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई हैं। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे। अब रेस्क्यू टीम ने पाइप्स को मलबे में 46.8 मीटर तक फिट कर दिया है। इस बीच जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश हुई कि आगे भी ऐसे किसी धातु का अवरोध तो नहीं है, क्योंकि जहां तक अभी वैकल्पिक सुरंग वाले पाइप पहुंचे हैं, वहां से मजदूर सिर्फ 12 से 15 मीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। लेकिन जीपीआर रीडिंग की भी अपनी एक सीमा है और ये सिर्फ 5.5 मीटर की दूरी तक ही सामने के ऑब्स्टिकल को रीड कर सकता है। इस हिसाब से देखें तो 15 मीटर की दूरी अगर बची है तो इसमें सिर्फ 5.5 मीटर तक ही रेस्क्यू टीम को ये पता है कि कोई धातु जैसे सरिया, गार्डर या कोई दूसरा हैवी मेटल बीच रास्ते में नहीं है। अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है। आमतौर पर जब कोई सुरंग बनाई जाती है तो इससे पहले की तैयारियां बेहद जटिल और स्पेसिफिक होती हैं।
क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आखिर वो तैयारियां क्या होती है, इसे समझने के लिए आपको हिमाचल में बन रही एक सुरंग की तस्वीर दिखाते हैं। जहां पर मैं खड़ी हूं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है टनल है, टनल का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। 300 मीटर मैं अभी अंदर आ चुकी हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो है यहां पे लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हर 100 मीटर के बाद यहां पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहां पे लगाया गया है। सेफ्टी मेजर जो है यहां पे लिए जाते हैं ताकि अंदर जो लेबर हैं वो सेफ रहें। और आपको साथ में ये भी बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कट किया जाता है। यहां पर कटिंग के बाद जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग रॉक्स जो है उसके मुताबिक जो है इनको डिजाइन किया जाता है, उसी तरह से जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्प्रे किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है जिस तरह के जो है रॉक्स यहाँ पे है डिजाइन किया जाता है। स्पेशल जो है जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है, तब ये डिजाइन बनता है और डिजाइन के मुताबिक की ही जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे वेंटिलेटर है। प्रॉपर जो है बाहर से प्योर जो है ऑक्सीजन आ रही है ताकि किसी को भी, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई भी कमी ऑक्सीजन की नहीं है। नॉर्मल जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ले पा रहे हैं। क्या क्या मेजर्स और लिए जाते हैं? और मेजर्स ये लिए जाते हैं कि देखिए जैसा इनसाइड में हमारे यहाँ पे एक 4 इंच की पाइप है जिससे हम इन केस इमरजेंसी में हम उसको यहाँ से आपको ऑक्सीजन लेवल हो या फिर कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। इन केस एनी टनल कोलैप्स हो जाता है तब हम जो है ना 4 इंच का हमारे पास पाइप जो जैसे यहाँ स्टार्ट से लेके एंड फेस एंड तक जाता है पाइप। और दूसरे आपके ये है कि हम जैसे यहाँ पे इनसाइड में आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी आपको इनसाइड में। इन केस वैसे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जैसा उत्तराखंड में हुआ है हो जाता है तो उसके लिए पहले से ही आप रेडी रहते हैं, पहले से ही जो है कि जो लेबर जो है काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, कोई भी दिक्कत उन्हें ना आए अगर इन केस इंसिडेंट हो जाए तो। ये जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 इंच का 6 इंच का जो पाइप है जिसको हम आपको डी वाटरिंग करते हैं। इन केस इमरजेंसी में हम उसी पाइप्स के थ्रू हम उनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। चुनाव की जिंदगी में हर एक कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। एक छोटी सी चुनौती पूरे काम को कई घंटे आगे बढ़ा दे रही है।